हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लाइव कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है नर्मदा उद्गम अमरकंटक। शुरू करते हैं आज के पाठ को। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ में गिर गिर कर झर रहे थे। प्रकृति नहा रही थी। वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्र वनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छो की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना हो रहे थे। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। आरण्य संसार में बसते पानी से गुजरना अच्छा लग रहा था। बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ पर रुकते, बात करते, पतरस से अरण्यावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से ही दिखाई देने लगा। विंध्य और सतपुड़ा का यह संवेद विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी था। इसे मैकल कहते हैं। मैकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा नदी निनादित और प्रवाहित है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला हुआ है। अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए है। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और दमा चौकड़ी मची है। बादल आसमान ही बरस रहा है और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरती दिखाई देती है तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी हैं। यह धारा सोन की है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है, जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिमी भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। सोन नदी है। सोन मुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की भी सहायक नदियों के आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। दोनों ही दिशा में इसके आसपास की ज़मीन नम होती है। यह ज़मीन का गीलापन कई कई जीवनों की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क के चलते हुए अमरकंटक पहुँचे। सोन की यह जहार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। आँख सरई के पेड़ों पर गाड़ी हरियाली पर अटकती है। वन की सघनता पर आश्वासित होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाता है। बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर टक जाती है। लिखा है नर्मदा। इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा रूप हमारे सामने आता है। कुछ मकान हैं, मंदिर हैं, संतों के आश्रम हैं, कार्यालय हैं, निर्माणाधीन जैन मंदिर हैं, जनजीवन है। वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। टोकरियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं।
एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं, नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। अमर के कंठ से निकसती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जल कुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणी है, स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर विशाल हैं। कुंड के आसपास बने मंदिर मझोले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। यह कुंड की नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जाता है। मंदिरों में पूजा अर्चन, आरती, वंदन वैसा ही है जैसा प्राय नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में शोर के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह रही है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता। एक लोक कथा है, शोर और नर्मदा की प्रणय कथा। जोहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जोहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश शोणभद्र के पास भेजती है। जोहिला शोण के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर शोण का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वो मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती चली जाती है। पीछे मुड़कर नहीं देखती। उधर शोण को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देती है। पूर्व की ओर विरह मधुर मन लिए बह निकलता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जोहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विलगित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजरश बह रही है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलाब कावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुलाब कावली का क्षेत्र बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थयात्रियों की आंखों में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं, दृष्टि का धुंधलका छाटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय गुलाब कावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल में शमित कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जोहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आ जाती हैं। कपिलधारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए है। लोक नदियों को कहीं मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया गया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है, परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता रहा होगा। वह जलधारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती है और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली गई होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से स्रोत में भी कुछ अंतर आ गया है। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई है। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी।
नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है, उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता रहता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा ने में अनादिकाल से प्रलय काल से जल जीवन निश्रित हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है। सोन मुड़ा सोन का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है, पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधारा के साथ मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्ष में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर से दिखाई देता है। सोन मुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जल कुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों और परिक्रमावासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भिड़े में से निकलती है। बड़ा हुआ यहाँ आया तो कुछ ऐसा नहीं था। बांस के भिड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी है। लगता है यहाँ तक आमद रफ्त नहीं होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गम की घेराबंदी शुरू नहीं होगी तब बहुत पहले बांस के भिड़े यहाँ रहे होंगे। उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भिड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ या प्राकृतिक स्थितियों के बदलने और बांस वनों के कटने पर बांस का बेड़ा समाप्त हो गया। जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया। नर्मदा जीवन उत्सव का चरम और अमर फल है। नर्मदा कुंड के लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यहाँ नर्मदा पर पहला प्रपात है। कितना अद्भुत बात है। अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिलधारा के आगे नर्मदा पत्थरों की पर बिछड़ती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बटकर पत्थरों पर से बहती है। ऊपर से नीचे की ओर तेज गति से बहती है। उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ से ही नर्मदा नदी जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है। उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा प्रारंभ होती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ, अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात से पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ का नर्मदा का जल सूख जाता है? उस स्त्री का उत्तर सहज था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है, लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रोलियों में अमरकंटक से खनिज एल्यूमिनियम बालकों को जा रहा था। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भ में समाये हुए। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा। इस समय पर आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल में पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी तक चला आ रहा है। बादलों का जो रूप अमरकंटक ने देखा वह अद्भुत था। वर्षा सुबह से ही थम गई। 4 बजे के आसपास देखते अंधेरा सा छा गया। एकदम घना घना धुआं सा तैरने लगा। नरम और आर्द्र रूपले बादलों की चादर ने समूचे वन, पर्वत और सबको ढक लिया। बादल हमारे पास आ गए, बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। हम कमरे में
दलानों में होते हुए भी बादलों के समंदर में तैरने लगे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ था। घनश्याम हमारे पास थे, लेकिन पकड़ से बाहर। घनश्याम कहाँ कब किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं। सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान पर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। उसकी अंजुरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था। तो यहाँ इस पाठ का नाम था नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो, आपको भी नर्मदा की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।